हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ विनय कुमावत। तो आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। बेसिकली इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे एक रैंक इंप्रूवमेंट बैच के बारे में। अब ये रैंक इंप्रूवमेंट बैच क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा गेट एग्जाम के बारे में डिस्कशन करूंगा। नाम से पता चल रहा होगा रैंक इंप्रूवमेंट, मतलब हमारी रैंक किस तरह से इंप्रूव हो सकती है। समझो ध्यान से। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 2020 पहली बार लिखा होगा, गेट 2020 फर्स्ट टाइम दिया होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने गेट 2020 फर्स्ट टाइम दिया होगा, और आप में ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने गेट 2019 भी दिया है और उसके बाद में गेट 2020 भी दिया है। और मैं श्योरली बोल सकता हूं कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो 18 से एग्जाम लिख रहे हैं, लेकिन उनकी एक ही प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम है? वो हमेशा जब भी एग्जाम देते हैं, जब भी एग्जाम लिखते हैं, बेसिकली उनका जो स्कोर रहता है वो 40 से 55 मार्क्स के बीच में रह जाता है। 40 से 55 मार्क्स के बीच में रह जाता है। अब उनको ये समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। हम लोग यहां पर उनको समझ नहीं आता कि बेसिकली ये हो क्या रहा है। वो क्या करते हैं, हर बार चीजों को पढ़ के जाते हैं, उसके बाद एग्जाम देते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ में, लेकिन स्कोर यहां पे आके रुक जाता है। अब ये क्यों होता है, इस बात को समझो। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ध्यान से। मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें एक छोटे से समराइज वे में, अगर मैं बात करूं जो गेट का एग्जाम है, अगर ये 100 मार्क्स का पेपर है, तो इस 100 मार्क्स को काफी अच्छे से डिवाइड किया जाता है 50%, 30% एंड 20%। एक रफ आइडिया मैं आपको यहां पर देने की कोशिश कर रहा हूं। 50% का मतलब क्या होता है, ये 50% पार्ट में वो क्वेश्चंस रखे जाते हैं जिन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली देखकर मार्क कर सकते हैं, या फिर जिनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि यार सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में किया था, तो ये 50 मार्क्स आप बहुत अच्छे से अचीव कर लेते हैं। लेकिन जब इन 30 मार्क्स की हम लोग बात करते हैं, तो ये 30 मार्क्स क्या होते हैं? ये 30 मार्क्स वो मार्क्स होते हैं या वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए आपको अब कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे जो क्लास में आपने बिल्ड की है। अब सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद में आता है ये 20 मार्क्स, जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के धागे को खोल के रख देगा। अगर आपकी प्रैक्टिस, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड परफेक्ट चल रही है तो आप इन्हें अटेम्प्ट करने के लिए टाइम दे पाएंगे। वरना बहुत से टाइम हमने ऐसा भी देखा है कि बच्चे यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। वो बोलते हैं सर पूरा पेपर तो मैं देख ही नहीं पाया, लास्ट के 5 क्वेश्चन तो पता ही नहीं क्या थे। क्यों? क्योंकि वो यहीं पर उलझ जाते हैं। अब आपको समझना कि सर ये जो 50 मार्क्स है, क्या यही है वो 50 मार्क्स? अरे नहीं, ये भी नहीं है वो 50 मार्क्स। एक्चुअल में क्या होता है, इस 50 में से भी हम लोग इतनी सिली मिस्टेक करते हैं कि 30 से 35 मार्क्स हम लोग ले आते हैं। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी आप कुछ कंसेप्ट लगाते हैं और 10 से 15 नंबर लेके आते हैं, और यही प्रोसेस आप बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो ओवरऑल आप यहीं फंस जाते हैं। मान लीजिए पहली बार आपने एग्जाम दिया और आप यहां फंस गए। अब आपके दिमाग में ये बात आ गई कि यार पेपर इतना टफ नहीं था, कंसेप्ट मुझे आते थे, बस मैं टाइम पर अप्लाई नहीं कर पाया उसे। तो आप फिर से प्रिपेयर करने जाते हैं। लेकिन अब जब आप फिर से प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और किन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, उस पर हम लोग काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो पिछले 12 महीने में आपने क्लास नोट्स बनवाए, उन्हीं क्लास नोट्स को फिर से पढ़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले साल लगाए थे, उन्हीं को फिर से लगाएंगे। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली यही 50 मार्क्स आप अगले साल के लिए कंफर्म कर रहे हैं, और इसी 30 में से 10 to 15 मार्क्स आप कंफर्म कर रहे हैं। मतलब आपने नया क्या किया, आपने सिर्फ रिपीट किया। आपने क्या किया, सिर्फ रिपीट किया। क्या ये रिपीट करना आपके एग्जाम के लिए इनफ है? नहीं, बिल्कुल भी इनफ नहीं है, बिल्कुल भी इनफ नहीं है। यहां से अगर इसी अप्रोच को आप बार बार लगाते रहेंगे तो आप 20 लिखिए, 21 में भी लिखिए, 22 में भी लिखिए, आप एक अच्छा रैंक अचीव नहीं कर पाएंगे। आप एक अच्छा रैंक अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली उस रैंक को अचीव करने के लिए हमने यहां पर एक बैच लॉन्च किया है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच। अब ये रैंक इंप्रूवमेंट बैच क्या है, देखो ध्यान से समझना।
आपने इस 30 पर काम नहीं किया, आपने इस 20 पर काम नहीं किया। अब ये 30 और 20 कौन है? अब ये 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस कौन से हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से हैं, वही तो आइडेंटिफाई करना है हमें, वही तो आइडेंटिफाई करना है। मतलब इस 50 पर तो आपने इस साल काम कर लिया ना, अब हमारा फोकस रहेगा ये 50। और इन्हीं सब चीजों को एक साथ रख के हमने अपना बैच लॉन्च किया बेसिकली, और ये बैच हमारा रैंक इंप्रूवमेंट बैच RIB। अब ये RIB क्या है, इसके अंदर किस तरीके से हम लोग अप्रोच करने वाले हैं, उस बात को समझिए आप। और उसके अंदर आपको इसी अप्रोच के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किन पॉइंट्स पर हमें अगली बार एग्जाम लिखने के लिए फोकस करना चाहिए। देखो ध्यान से RIB का मतलब क्या है। मैंने बताया कि आपके एग्जाम में 3 सेक्शन थे। सेक्शन 1 जिसमें हमने मान लिया कि लाइक ऐसे 50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं जो हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। सेक्शन 2 ऐसे 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जहां पर थोड़ा हमें कंसेप्ट लगाना पड़ता है। सेक्शन 3 20 मार्क्स जिस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो हमें पता है कि अगर कोई स्टूडेंट RIB में है, पहली चीज, अगर कोई स्टूडेंट RIB में है तो इसका मतलब उसने एग्जाम तो दिया होगा, उसका बेस अच्छा होगा। लेकिन फिर भी हम लोग सबसे पहले उस स्टूडेंट्स को बेसिक से पढ़ाएंगे। कहां से पढ़ाएंगे? बेसिक से, मतलब 0 लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब इस 0 लेवल को कहां तक लेके जाएंगे? इस 0 लेवल को लेके जाएंगे हम लोग एडवांस्ड लेवल तक। कहां तक? एडवांस्ड लेवल तक। अब ये एडवांस लेवल क्या है? इसको समझिए आप। एडवांस लेवल का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको यहां पर एक डेमो देके बताऊंगा, एक एग्जाम्पल से बताऊंगा कि हम लोग क्या पढ़ते हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए। मतलब हमने क्या किया, हमने बोला कि यार बेसिक हमें आते हैं लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक से उसे पढ़ा के एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। मतलब नई चीजें उसे सिखाएंगे जो उस 30 और इवन ये जो 20 मार्क्स है ना, ये जो 20 मार्क्स हमारे पास में है, इनको कवर करेगा। क्लियर है? आगे देखो यहां पर अगर बेसिक से एडवांस लेवल पर पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं टाइम की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। इसलिए जनरली आप देखते हैं कि एक रेगुलर गेट कोर्स जो होता है वो लगभग 600 आवर्स का होता है, लेकिन हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है 800 to 1000 आवर्स। अब ये टाइम कैसे मैनेज करना है ये भी आपको शेड्यूल के अंदर समझाया जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, इस कोर्स को डिजाइन किया 800 to 1000 आवर्स। मतलब ये 800 प्लस आवर्स का कोर्स है। इसका मतलब एक एक छोटी छोटी चीज आपको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी। RIB का इसके अलावा और क्या फीचर है? अब देखो, इस RIB के अंदर हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको जो पिछले साल आपने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस किए हैं, पहले उन क्वेश्चंस की मदद से आपके कंसेप्ट को रीबिल्ड किया जाएगा, फिर से बनाया जाएगा। कहीं आपके कंसेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम लोग यहां पर 200 प्लस एडवांस क्वेश्चन ऐड करने वाले हैं। 200 प्लस एडवांस क्वेश्चन यहां पर ऐड करने वाले हैं। इसका मतलब यह हो गया कि हर सब्जेक्ट में 200 प्लस, तो लगभग 2000 प्लस आपको नए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब ये नए क्वेश्चंस कहां से आएंगे? यही तो वो नए क्वेश्चंस है जो कि 30 प्लस 20 सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को कवर करने वाला है। मतलब क्या होता है, हम जब फिर से प्रिपेयर करते हैं तो फिर एक रेगुलर बैच में बैठ जाते हैं और वही चीजें ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, यही रिपीट होते रहते हैं, तो अल्टीमेटली नया सीखा ही नहीं। लेकिन इस RIB में आपको नया सिखाया जाएगा। ये है वो 200 प्लस एडवांस क्वेश्चन जो एट अ टाइम आपको नए कंसेप्ट, नए एग्जाम्पल सिखा के जाएगा। क्लियर है? RIB के अंदर और बेसिकली क्या एडवांस फीचर हम लोगों ने ऐड किया है, इसके अंदर हम लोगों ने एक क्विज ऐड की है। अब ये क्विज क्या है? देखो, ये फीचर जो है हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। समझना इस क्विज के बारे में। क्या होता है कि जैसे मान लो आज हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो जैसे हम लोग एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम वेट करते हैं यार ये सब्जेक्ट कब खत्म हो, क्योंकि शुरू में तो बहुत अच्छा समझ में आता है, लेकिन बीच में एक टॉपिक ऐसा आता है जो हमें समझ ही नहीं आया। लास्ट में फिर चलते चलते फिर चीजें हमें समझ में आने लग जाती है, तो बड़ा ही ऑकवर्ड सा एक प्रोसेस चलता है। समझ में आया, समझ में नहीं आया, फिर समझ में आ गया। अल्टीमेटली हम वेट करते हैं कि यार एक एग्जाम होना चाहिए
जैसे ही एक एग्जाम होगा तो हमें पता चलेगा कि उस एग्जाम में हमारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हमने जो सब्जेक्ट पढ़ा वो कैसा पढ़ा। लेट अस सपोज अगर आपने उस एग्जाम के अंदर 100 में से 80% स्कोर किया तो आपको लगता है कि यार आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छा स्कोर किया, ये सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है। लेकिन आपको ये सोचने की जरूरत है कि 20% आपने स्कोर नहीं किया, क्या पता गेट एग्जाम में उसी पार्ट से क्वेश्चन आ गया। तो रैंक इंप्रूवमेंट का मतलब समझो, आप उन पॉइंट्स पर फोकस करना है जो आपके वीक है, जिनको आपने टच नहीं किया है। इसलिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया यहां पर वीकली क्विज। ये वीकली क्विज क्या करता है कि आप 5 दिन 6 दिन पढ़ते हैं, इसमें आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और तुरंत उस चैप्टर के बाद में एक वीकली क्विज होती है जो कि बिल्कुल ऑनलाइन हमारी साइट पे रहती है। जैसे हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये वीकली क्विज को हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसका जो टाइमिंग रखते हैं हम लोग 10 to 20 मिनट के बीच में ये वेरी करता रहता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस लेवल के सेट किए गए। इससे ये पता चलता है कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो चैप्टर आपका कितना क्लियर हुआ। लेट अस सपोज उस चैप्टर में मार्क्स कम आ रहे हैं, अगले चैप्टर में ज्यादा आ रहे, तो ओवरऑल आपका सब्जेक्ट एवरेज तैयार हुआ, लेकिन आपको यह पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली किस चैप्टर में आप वीक हो। तो उस चैप्टर के ऊपर और प्रैक्टिस करके आप उसे क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये जो वीकली क्विज है, जो चैप्टर बाय चैप्टर यहां पर चैप्टर बाय चैप्टर क्या कर रही है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट ला रही है। ये आरआईबी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। नेक्स्ट, इसके बाद में आएगी हमारे पास में एक आरआईबी टेस्ट सीरीज। आरआईबी टेस्ट सीरीज, अगर इस आरआईबी टेस्ट सीरीज की मैं बात करूंगा तो आप रेगुलर टेस्ट सीरीज तो वैसे भी देते हैं, लेकिन रेगुलर टेस्ट सीरीज में जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, जो रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं, उनको रखा जाता है। यहां रखे जाएंगे वो एडवांस क्वेश्चंस भी जो एग्जाम में हमसे आप पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये जो 20 मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपकी रैंक बनाते हैं। लेकिन जनरली हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं 80% कवर कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, तो वहां से आप रैंक नहीं बना पाएंगे। इसलिए इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, बेसिकली उन पॉइंट्स के ऊपर हमारा फोकस जाएगा जिन पॉइंट्स पर लास्ट टाइम हम लोगों ने फोकस नहीं किया था। क्लियर इतनी बात? अब देखो यहां पर, इसके अलावा अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर ये आरआईबी बैच में ज्वाइन करता हूं, तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा, लाइक ऑफलाइन चल रहा है ये बैच या ऑनलाइन चल रहा है। बेसिकली हमारा ये बैच चल रहा है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन सेशन के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला, ऑनलाइन सेशन के अंदर आपको मिलेगा लाइव सेशन, मतलब जब फैकल्टी पढ़ाएगी उस टाइम पर आप उनके साथ लाइव जुड़ेंगे, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलने वाले हैं। इनकेस अगर आपका लेक्चर मिस हो गया तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके अकाउंट में चला जाएगा। अब तुरंत ये ऑनलाइन टर्म सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया होगा, सर डाउट कैसे पूछेंगे, तो आप लाइव सेशन में डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहां पर एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी ऐड करते हैं इसके अंदर, डाउट क्लियरिंग सेशन। और इस सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ डाउट्स के ऊपर डिस्कशन करते जाते हैं। तो मतलब अगर इस फॉर्मेट के साथ में हम लोग फिर से गेट एग्जाम के अंदर बैठने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके कंटेंट, आपकी नॉलेज में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आने वाला, और आप बहुत अच्छे से इस रैंक इंप्रूवमेंट बैच की मदद से अगले साल मतलब गेट 2020 में एक अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं। क्लियर है? तो कहीं पर भी आप ये चीज ध्यान रखो कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो सिर्फ और सिर्फ ये आपकी साइड नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ ये हमारी साइड नहीं है। जब हम और आप मिलके इसके ऊपर काम करेंगे तब जाकर वहां से आउटपुट हमारे सामने आने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये रैंक इंप्रूवमेंट बैच आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो और किस तरीके से इसकी आगे की डिटेल आपको मिलने वाली है। बेसिकली ये जो हमारा रैंक इंप्रूवमेंट बैच है, ये अभी हम लोग nimbus.org.in पर इसके ऊपर इसकी डिटेल अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7742020422। किसी भी टाइम पर आप इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है,
अगर आपके दिमाग में किसी तरह का कोई डाउट चल रहा है इस बैच से रिगार्डिंग, तो बेसिकली आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब आपने सोचा होगा कि यार सर इतनी चीजें आपने बता दी, लेकिन ये तो बताया नहीं कि वो जो 30 से 20% जो बोल रहे हैं गेट एग्जाम के अंदर वेटेज आता है, वो वेटेज है कौन सा। अब मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाना चाहूं तो आप समझना, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा मैकेनिकल में, थ्योरी ऑफ मशीन, जिसके अंदर एक टर्म पढ़ी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक टर्म पढ़ी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब क्या होता है, जनरली इस टॉपिक को पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूं। बहुत सी बार आप क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो इक्वेशन आपको समझाते हैं उस इक्वेशन को समझ जाते हो और उसके बाद में क्या करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो और आपको लगता है कि यार डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। लेकिन एक्चुअल में इस डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी चीजें हैं, क्योंकि जो पूछा जा चुका है उसके पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अब क्या पूछा जाएगा उस पर हमें काम करना है, और बेसिकली वही काम करते हैं हम लोग इस रैंक इंप्रूवमेंट में। अब समझो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में क्या पढ़ा है। बेसिकली अगर आपको मैं थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा, ज्यादा तो हम लोग यहां पर डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ मैं आपको एक आइडिया जरूर देके जाऊंगा कि यहां पर कैसे वो जो रिमेनिंग पार्ट है उसके ऊपर काम किया जाता है। सोचो अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर लिखनी हो तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम सिखाई जाती है कि जो बेसिक इक्वेशन होती है, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि बेसिक इक्वेशन कैसे आई है, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई भी है, और जब आप हमारे साथ मिलेंगे इस बैच के अंदर तो आपको डिटेल में सिखाएंगे। सिर्फ आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पार्ट है जो हम लोग जिसके ऊपर हम लोग काम नहीं करते वो कौन सा पार्ट है। आपको बताया जाता है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की इक्वेशन होती है बेसिकली वो होती है 3n-1 - 2j। यहां पर नंबर ऑफ लिंक आप कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ जॉइंट आप कैलकुलेट करो, पुट कर दो और डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा। लेकिन क्या ये इक्वेशन इतना ही है? नहीं, इस इक्वेशन के पीछे की कहानी, मतलब आप देखोगे बहुत सी जगह सिर्फ आपको इतना ही बताया जाता है, लेकिन आप जब इसके पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा अरे इक्वेशन इतनी नहीं है। इस इक्वेशन में आपको ये यहां पर बताना पड़ेगा कि ये जो n आपके पास में है, ये n क्या बता रहा है। ये जो n आपके पास में है, n अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये क्या है, नंबर ऑफ लिंक मतलब किसी भी टाइप का लिंक हो सकता है। ये जो j आपके पास में है ये आपको समझना पड़ेगा, ये क्या है, नंबर ऑफ सिंपल और आप बोल सकते हो बाइनरी जॉइंट। क्लियर। साथ में आप ये भी बोल सकते हो कि इसे हम लोग नंबर ऑफ लोअर पेयर भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसे नंबर ऑफ लोअर पेयर बोल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर यहां पर हायर पेयर होता है तो क्या होता है, या फिर बाइनरी के अलावा अगर टर्नरी जॉइंट होता है तो क्या होता है। तो आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास में इसके अंदर टर्नरी जॉइंट आता है, कौन सा जॉइंट, टर्नरी जॉइंट, तो उस टर्नरी जॉइंट को हम लोग इक्विवेलेंट मानते हैं दो बाइनरी जॉइंट के। आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास में यहां एक क्वार्टरनरी जॉइंट आता है, यहां पर, तो उस क्वार्टरनरी जॉइंट को हम लोग किसके इक्वल मानते हैं, उसको हम लोग इक्विवेलेंट मानते हैं तीन बाइनरी जॉइंट के। तो आपको इस इक्वेशन के साथ में ये पॉइंट्स भी पता होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि सर हमें तो ये सारी चीजें बताई गई है, लेकिन अभी सोचो अभी इक्वेशन खत्म नहीं हुआ। अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि लेट अस सपोज आपके पास में जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के अंदर हायर पेयर भी है, उस मैकेनिज्म के अंदर क्या है, यहां पर हायर पेयर भी है। इनकेस अगर उस मैकेनिज्म में हायर पेयर, लेट अस सपोज H इज हायर पेयर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए ऐसी कंडीशन में एक्चुअल में यहां पर क्या आने वाला है, एक -H। क्यों आएगा, कैसे आएगा, सारी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूं कि आपने कितना पढ़ा है और कितना और पढ़ने की जरूरत है, और RIB में हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे सर ये भी हमको पता था, तो मैं आपको और आगे लेके जाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक और टर्म होती है जिसे बोला जाता है रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम।
तो जब रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है तो यहां पर आता है एक माइनस एफ आर। देख रहे हो इक्वेशन, देख रहे हो? आपको यह समझने की जरूरत है कि यार कहां से इक्वेशन चालू हुई थी और इक्वेशन बढ़ती जा रही है, 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 अभी और बढ़ेगी, अभी और बढ़ेगी। अब देखो इसके अंदर एक होता है एन आर, रिडंडेंट लिंक। आपको देखना पड़ता है कि कहीं इक्वेशन मैकेनिज्म में कोई रिडंडेंट लिंक तो नहीं है। इफ अ रिडंडेंट लिंक एग्जिस्ट, अगर एक रिडंडेंट लिंक आपको देखने को मिलता है तो n शुड बी इक्वल टू n शुड बी इक्वल टू, यहां पर देखो n को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? n को हम लोग रिप्लेस करेंगे n इफेक्टिव से, n इफेक्टिव से। और ये n इफेक्टिव क्या होता है? ये n इफेक्टिव होता है n माइनस एन आर। जितने भी रिडंडेंट लिंक है उनको हटा दो, उनको क्या कर दो? हटा दो, और उसके बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करो। समझ रहे हो आप? मतलब ये n माइनस एन आर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आप इक्वेशन में से n में से एन आर माइनस कर दो, नहीं। इसका मतलब है कि जो रिडंडेंट लिंक है उनको हटा दो। अब देखो आपके सामने क्या डिस्प्ले हो रहा है, उसमें लिंक और जॉइंट काउंट करो। अब आप बोलोगे सर अभी भी मजा नहीं आया, तो अभी भी बहुत सारी चीजें। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर आपको देखने को मिले जे आर विच इज रिडंडेंट काइनेमेटिक पेयर। अगर ये मिल जाता है तो जे रिप्लेस होगा जे इफेक्टिव से। अगर ये मिल जाता है तो जे रिप्लेस होगा किससे? जे इफेक्टिव से। और ये जे इफेक्टिव क्या होता है? जे इफेक्टिव क्या होता है? ये जे इफेक्टिव होता है जे माइनस जे रिडंडेंट। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि ये जो एन काफी सिंपल आपको दिखाई दे रहा है वो इतना सिंपल नहीं है। ये जो जे आपको सिंपल दिखाई दे रहा है ये इतना सिंपल नहीं है। ये एच हायर पेयर आइडेंटिफाई करना, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम आइडेंटिफाई करना, अगर इतना सब आप जान भी जाते हैं तो इसके बाद में भी इक्वेशन में एक आता है पीएल। अब ये पीएल क्या है? ये पीएल बेसिकली आपको बता रहा है यहां पर एक क्लोज लूप को। किसे बता रहा है? एक क्लोज लूप को। और कौन सा क्लोज लूप? एक ऐसा क्लोज लूप जो कि तीन प्रिज्मेटिक पेयर से, प्रिज्मेटिक पेयर जिनके बीच में स्लाइडिंग हो सके, तीन प्रिज्मेटिक पेयर से मिलके बना हो। और प्रिज्मेटिक पेयर मतलब स्लाइडिंग, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में हो। तो ऐसी कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर +1 देखने को मिलेगा। और बहुत से लोगों को इसका एग्जाम्पल तक नहीं पता कि लाइक ये कैसे हो सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर, ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। लाइक अगर ऐसा आपके पास में अगर कोई केस आता है तो आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से, आप देख सकते हैं कि यहां पर ये लिंक नंबर 1 2 3 क्लियर, अगेन ये 1। तो ऐसे में देखो एक प्रिज्मेटिक पेयर इस डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, एक प्रिज्मेटिक पेयर इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, एक प्रिज्मेटिक पेयर इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह का एक क्लोज लूप बनता है बेसिकली, तो हमारी इक्वेशन में क्या ऐड होना चाहिए? +1। क्यों? क्योंकि तीन प्रिज्मेटिक पेयर मोशन कर सकते हैं, तीन रेवोल्यूट पेयर अगर हो तो वहां पर ये सब नहीं होता है, वहां पर ये सब नहीं होता है। तो ये यहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो जब आपने लास्ट टाइम प्रिपरेशन की होगी तो इतने पॉइंट्स पर फोकस नहीं किया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा यहां तक फोकस रहते हैं और आपको लगता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है और अगली बार भी वही पढ़ के जाएंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको समझना चाहिए कि जो इस बार मैं 50 मार्क्स स्कोर करके लाया हूं, एक्चुअल में जो 50 मार्क्स में स्कोर करके लाया हूं एक्चुअल में वो तो मुझे आता है ना। अब जो नहीं आता है ना वो पढ़ने की जरूरत है मुझे। तो जो आता है उसे तो रिवाइज करना है, जो नहीं आता है ना उसे पढ़ने की जरूरत है।
तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा रैंक इंप्रूवमेंट बैच डिजाइन किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो फीचर्स मैंने यहां पर बताए हैं और साथ में जो एग्जांपल बताया जिसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश की है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारी नजर नहीं जाती है, और एग्जाम में जब हम लोग बैठते हैं तो हमको लगता है कि अरे यार ये नया पॉइंट पूछ लिया गया। नहीं, नया नहीं होता, एक्चुअल में आपने उसे स्किप कर दिया है। क्लियर है? तो आपने देखा कि यहां पर किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर भी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा फोकस ही नहीं होता। ठीक है, हालांकि मैंने हर एक पॉइंट के ऊपर एग्जांपल यहां पर नहीं दिया है, मेरे और भी ऐसे काफी वीडियोस है निम्बस लर्निंग के ऊपर जिसपे आप देख सकते हैं कि इनके एग्जांपल्स भी मैंने दे रखे हैं। अगर इसके अलावा हम लोग एक और पॉइंट यहां पर देखना चाहें, लेट अस सपोज मान लो कि हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की मदद से आपको एक नया पॉइंट और बताता हूँ इसके अंदर। मान लो एक क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कुछ इस तरीके से, और यहां पर कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये फिक्स है, यहां से एक लिंक कुछ इस तरीके से, यहां पर कुछ इस तरीके से, और एक और लिंक यहां पर कुछ इस तरह का हमारे पास में एक अरेंजमेंट है। क्लियर? और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें फाइंड करने के लिए बोला गया। अब सोचो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। आपने सिंपली बोला अरे सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर ऑफ लिंक काउंट करना है और नंबर ऑफ जॉइंट काउंट करना है। तो हमने बोला चलो काउंट करके देखते हैं। अगर यहां पर आप देखेंगे तो ये लिंक नंबर 1 और सरफेस के साथ फिक्स है तो उसे भी एक नंबर बोला जाएगा। यहां पर ये लिंक नंबर 2, ये लिंक नंबर 3, ये लिंक नंबर 4, यहां पर 5, 6 एंड 7, लास्ट वन इज 8। तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ लिंक इज 8। यहां पर 8 लिंक्स है आपके पास में। आपने नंबर ऑफ जॉइंट यहां पर कैलकुलेट किया। जब नंबर ऑफ जॉइंट आप यहां पर कैलकुलेट करें तो आप देख रहे हैं कि यहां पर कितने लिंक मिल रहे हैं, लिंक नंबर 1 एंड लिंक नंबर 6। तो ये एक बाइनरी जॉइंट J1 है। आपने देखा कि यहां पर एक और बाइनरी जॉइंट है, यहां पर एक और बाइनरी जॉइंट है J3, यहां पर J4, J5, J6, 7, 8, 9 और 10। आपने देखा नंबर ऑफ जॉइंट यहां पर कितने आ रहे हैं, 10। तो सिंपली आपने बोला ये तो काफी आसान क्वेश्चन हुआ, नंबर ऑफ लिंक 8 है और नंबर ऑफ जॉइंट 10 है। तो ऐसी कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? आपने बताया सर डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली F इज इक्वल टू 3 n-1 - 2j। सिंपली आपने बोला F इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहां पुट करेंगे 8 - 1 - 2j, j इज 10। सो ये हमारे पास में कितना आ रहा है, F इज इक्वल टू 1। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है तो आपने बड़ी आसानी से यहां पर आंसर मार्क कर दिया। लेकिन आप यहां पर एक और अप्रोच लगा सकते हो, और ये अप्रोच जो होती है हमारे पास में, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में हमें बूस्ट करती है। देखो कैसे, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये बात तो क्लियर है कि आपके पास में नंबर ऑफ लिंक कितने, 8। लेकिन एक और टर्म है जिन्हें काउंट किया जा सकता है, दैट इज लूप। एक क्लोज लूप यहां पर L1, एक क्लोज लूप यहां पर L2, एक और क्लोज लूप यहां पर L3 आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम F फाइंड करेंगे तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम F कैसा आएगा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने इस रिलेशन की मदद से कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन अगर यहां आप ध्यान से देखेंगे तो अब मैं नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ लूप की मदद से आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं। तो ये कितना आने वाला है, F इज इक्वल टू 8 - 2 times of 3 plus 1, that is again 1. It means degree of freedom can also be written in the form of link and closed loop, that is n minus 2l plus 1। देखो ये है हमारे पास में एक और की पॉइंट। आपको पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई फॉर्मूला होता है जिनकी मदद से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं। अब आप बोलोगे यार सर इसमें कौन सा नया पॉइंट है, हम यहां से बता देंगे। सोचो 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 ध्यान से, अगर ये ड्रॉ करके आया तो आप यहां से बता दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा आया कि अगर नंबर ऑफ लिंक 8 है एंड क्लोज लूप्ड बाय टर्नरी पेयर इज 3,
देन फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ऐसी कंडीशन में आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास ये रिजल्ट नहीं हुआ तो 2 नंबर डायरेक्टली चले जाएंगे। और जब दोबारा एग्जाम देने आप बैठ रहे हो, ऐसी कंडीशन में अगर 2 नंबर आपने मिस कर दिए तो कहीं ना कहीं आप फिर से अपने आप को तैयार कर रहे हैं अगले साल वापस बैठाने के लिए। तो ये बात आप समझो कि यहां पर जो पढ़ लिया है उसे रिवाइज करने की जरूरत है और नई चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। तो नई चीज आपके सामने है, इन चीजों पर अगर फोकस नहीं करोगे तो अगेन उसी 40 एंड 60 के बीच में फंस जाओगे। देखो यहां पर एक और बात मैं आपको बताता हूं, सोचिएगा कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेंगे तो आप बता देंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कितने टर्नरी जॉइंट वहां पर है, ऐसे कितने बाइनरी जॉइंट वहां पर है जो कि इस डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मैकेनिज्म में आपको देखने को मिलेंगे, आप बोलोगे सर काउंट कर लो, और आपने काउंट किया, कितना आया 10। लेकिन मैं बोलूं अगर डायग्राम नहीं हो, मैकेनिज्म अगर आपको ड्रॉ करके नहीं दी गई हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में देखिए सिंपल, अगर आपसे पूछा जा रहा है ये जॉइंट, तो आप लिखेंगे यहां पर n प्लस L माइनस 1, तो J इज इक्वल टू कितना आ रहा है 8 प्लस 3 माइनस 1। सो फाइनली यहां से आप क्या बता रहे हैं, J इज इक्वल टू 10। तो एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहां पर पिक किया है, और उस पॉइंट के अंदर आपको देखो यहां पर कितने पॉइंट्स मैं बता चुका हूं। आपको मैंने बताया कि इफेक्टिव नंबर ऑफ लिंक आपको पिक करना पड़ता है, आपको मैंने बताया इफेक्टिव नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर आपको पिक करना पड़ेगा, आपको मैंने बताया कि हायर पेयर भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, आपको रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको यहां पर क्लोज्ड लूप बाय प्रिज्मेटिक पेयर, और प्रिज्मेटिक पेयर की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अलग अलग। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन आ जाती है प्रिज्मेटिक पेयर की, तो दे कैन बी रिडंडेंट काइनेमेटिक पेयर। तो वो रिडंडेंट काइनेमेटिक पेयर हो सकते हैं, वहां पर। क्लियर है? तो ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें। अब सोचो, मान लो आपके पास में क्लोज लूप आ गया, अब उसके अंदर डायरेक्शन सेम आ रही है, आपने सोचा अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया, सर ने कहा था कि क्लोज लूप बनना चाहिए प्रिज्मेटिक पेयर से, तो +1 P कर दो, +1 कर दो डिग्री ऑफ फ्रीडम में, आंसर आ जाएगा। अरे नहीं, क्या हुआ वहां पर, एक्चुअल में वो PL था ही नहीं, वो क्या था, रिडंडेंट काइनेमेटिक पेयर। आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, क्यों? क्योंकि कंप्लीट नॉलेज नहीं है डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी। और जो 0 होता, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो वो 0 होता, लेकिन आपको आधा आता है, इस वजह से वो नेगेटिव में चला गया। तो यही सारी चीज है। इसके बाद में आपको एक दूसरा एग्जांपल मैंने यहां पर दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके पास में क्वेश्चन आया, आपने अप्लाई किया और आंसर आ गया, लेकिन घर पे आके देखा कि यार ये आंसर तो गलत आ रहा है। तो हमने क्या गलत पढ़ा, एक्चुअल में आपने इसकी लिमिटेशन नहीं पढ़ी। ये रिजल्ट्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लिंकेज के साथ में वैलिड है जहां पर सिर्फ टर्निंग पेयर्स होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ये समझाती है कि कहीं ना कहीं आपको अब अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा डिफरेंट वे से लेके चलना है। अब ये डिफरेंट वे क्या है, आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच का फोकस कंप्लीटली यही होता है कि जो आप पढ़कर आ चुके हैं उससे पहले बेसिक से रिवाइज करवाया जाएगा। फिर जिन चीजों पर आपने फोकस नहीं किया, जिनकी वजह से आज आपका स्कोर सिर्फ 50 है, और वो कौन सी 50 मार्क्स है जिन पर हमने फोकस नहीं किया, उन पर हम लोग फोकस करेंगे, उन पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो 50 मार्क्स में कुछ ऐड होगा। भाई जो हमको आता है उसी को फिर से पढ़ेंगे तो कुछ नया नहीं मिलने वाला। नया तभी मिलेगा, मार्क्स तभी ऐड होंगे जब आप नया पढ़ोगे, नए तरीके से मेहनत करोगे, तब जाके वहां पर कुछ अचीव होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप सोचो कि एक ही चीज को पढ़ोगे और एक ही चीज को बार बार पढ़ने से मार्क्स बढ़ते नहीं। आपको अपने नॉलेज का जो एरिया है उसे बढ़ाना पड़ेगा और अलग अलग पॉइंट्स पर फोकस करना पड़ेगा। तो उन पॉइंट्स पर फोकस हम करेंगे, हमारे साथ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली ये रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपको
गेट 2021 में रैंक जरूर देके जाएगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो रैंक इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, क्या इसकी फीस है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, लाइक ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि आप पहली बार गेट लिखने जा रहे हो डायरेक्टली आप एडमिशन लोगे, नहीं, इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। वो क्राइटेरिया क्या है, किसी भी पॉइंट से रिगार्डिंग, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम ये बैच चला था तो इनके क्या रिजल्ट्स रहे थे, सारी चीजें, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे साथ में डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली किसी भी टाइम पर हेल्प जरूर करूंगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ निम्बस लर्निंग के ऊपर। इसी तरह के और भी बहुत सारे अपडेट, बहुत से नए बैचेस के बारे में आपको बताया जाएगा, जो आपको ये बताएगा कि प्रेजेंट सिनेरियो में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.